लिख देती है कि साहब दहेज के लिए दूसरी शादी करना चाहते, दूसरी शादी करने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि इससे बढ़िया तुम्हें दूसरी शादी में दहेज मिल जाएगा फलाना। तो ये दूसरी शादी करने की जो बात है ना, वो उसको साबित करनी पड़ेगी। अगर ये साबित नहीं कर पाती है तो वो बिना किसी कारण के परित्याग माना जाएगा। तीस- नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि जो सीआरपीसी 125 के तहत में जो आदेश पारित होता है, उसमें जो एग्जीक्यूशन जो फाइल किया जाता है पत्नी की तरफ से, उसमें पति क्या क्या गलतियां कर देते हैं अपने बचाव में, जिससे कि उनके रिकवरी वारंट जारी हो जाते हैं। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे और वीडियो में आपको हर वो चीज बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपका बचाव हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा। आप मेंबरशिप ले, आप जैसे ही मेंबरशिप लेंगे तो उसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना मेंबरशिप चूज कर सकते हैं। और जो मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए जो कॉल का रखा हुआ है, वो हमने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो अज्ञात लोग हैं, जो डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग मेरे मेंबर हैं और आप लोग अगर मेंबरशिप ले रहे हैं और मेंबरशिप आपने लिया हुआ है, तो हम आपसे फ्री में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और लिमिटेड बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग हमारे पास में आते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं, उनको हमें टाइम देना पड़ता है, अदालतों के काम छोड़ने पड़ते हैं, घर के काम छोड़ने पड़ते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इतनी दूर से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको टाइम दिया जाए। लेकिन मैं सोचता हूं कि उस दौरान वो अपनी समस्या का समाधान पाने के बजाय वो सिर्फ तर्क वितर्क करने के लिए आते हैं कि मैंने यूट्यूब पे ये देखा, यूट्यूब पे ये देखा। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप लोग जब भी हमसे मिलने के लिए आए तो पहले अपॉइंटमेंट ले, हमें बताएं, ताकि कि हम अपना समय निकाल सकें। दूसरा ये है कि आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा, उस पर मेंबरशिप जरूर ले लें। क्योंकि हर व्यक्ति के खिलाफ में पत्नी द्वारा 3 या 4 केस किए जाते हैं, और कुछ केस जो होते हैं वो पति की तरफ से काउंटर में भी फाइल किए जाते हैं। तो इस तरीके से 6 या 7 केस हो जाते हैं। उसके बिहाफ में अगर हम 500 रुपये अगर 15 मिनट का ले रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब आप फोन पे बात करते हैं तो सारे मैटरों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यही कहने लगूं कि नहीं, पर्टिकुलर एक केस की बात करनी है, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। थोड़ा सा आप समझदार बनिए, क्योंकि जब भी फैमिली मैटर्स जो होते हैं, 5 या 6 मैटर लगभग होते ही होते हैं, क्योंकि कुछ मैटर पतियों की तरफ से होते हैं और कुछ मैटर पत्नियों की तरफ से होते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर जो हम वीडियो बनाते हैं वो प्रैक्टिकल बेस पर बनाते हैं। जो मामले मैंने अब तक किए हैं, जिन मामलों में मैंने जिस तरीके से काम किया है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी वीडियो से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और अपने YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा फंडा है कि जो चीजें मैं जानकारियां आपको बता रहा हूं, उसको सिर्फ अप्लाई करवाने के लिए आपको माइंड लगाने की आवश्यकता है। कुछ लोग मेरे वीडियो की कॉपी करके, जैसा मैं थंबनेल्स लगाता हूं उसी तरीके का थंबनेल्स लगा के उसी तरीके की जानकारियां देने का प्रयास करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे लोग थोड़ा सा बचे, इन चीजों से बचे। क्योंकि ये जो चीजें मैं बताता हूं ना, ये मैंने जो प्रैक्टिकल चीजें जो की हैं लोगों के केस में, जिस तरीके से मैंने काम किया है, लोगों को बचाया है, उसके आधार पे मैं अपनी वीडियो बनाता हूं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको किस तरीके से कोर्ट के समक्ष लाना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है, ये सिर्फ
हम ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं, या फिर आप अच्छी तरीके से अगर उसका गहन अध्ययन करेंगे तो आप कर सकते हैं। इसलिए और लोगों से बचे, क्योंकि YouTube पर लोग जो है ना वीडियो बनाते हैं लेकिन आपका समस्या का समाधान नहीं बताते। अभी मैंने हाल में ही कुछ ऐसे मैटर्स के बारे में बताया है जो मैटर मेरे पास आए हैं, और उनसे जब मैंने फीस की बात की है तो वो बोले कि भाई पत्नी को पेमेंट दे देंगे, मेंटेनेंस दे देंगे, हम वकील को क्यों दें। 2-2 3-3 घंटे यहाँ पे टाइम बर्बाद किया है हमारा। तो भाई पत्नी को अगर मेंटेनेंस देना है और पत्नी को मेंटेनेंस देने का अगर शौक है तो पत्नी को मेंटेनेंस दे देना चाहिए। फिर वकीलों के पास जरूरत है भाई, वकील अगर मेहनत करेगा तो भाई खर्चा लेगा। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। और लोग क्या कर रहे हैं कि अपने हाथ से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीआरपीसी 125 के केस में कोई आदेश अगर पारित हो जाता है और उसका एग्जीक्यूशन अगर पत्नी द्वारा फाइल किया जाता है तो पति क्या करते हैं, आपत्ति अपने हाथ से बना देते हैं और कोर्ट में लगा देते हैं। कोर्ट क्या करती है कि उनको कैंसिल कर देती है। हालांकि नीचे की अदालत जो फैमिली कोर्ट है वो आपत्ति कैंसिल कर देती है, लेकिन अगर कैंसिल करेगी तो वो एक रीजन बताएगी कि क्यों किया गया। लेकिन आमतौर पर देखा है कि लोग जो है ना मंदगढ़ंत आपत्ति कुछ भी लिख देते हैं और कोर्ट उसी टाइम पे वसूली वारंट भी जारी कर देती है उनके लिए। तो जो आपत्ति जो है ना वो किस तरीके से दर्ज करनी चाहिए, इसके संबंध में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 का जो दावा है, जो वर्तमान में जो कानून बदला है 1 जुलाई 2024 से, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत में जो लागू हो गया है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो पत्नी लिखती है कि मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई, रीति रिवाज से 7 फेरों के साथ हुई। दूसरा पॉइंट ये लिख देती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तीसरा पॉइंट ये लिख देती है कि कई बार घर बसाने का प्रयास किया गया। अब आपको पता है कि इसमें कहां गलतियां हो गई। मैं सिर्फ अभी दावे की बात कर रहा हूं। इसी आधार पे, उसके दावे के आधार पे ही एक 25 शपथ पत्र दाखिल कर दिया जाता है। इसी दावे के आधार पर उसको सही मानते हुए आपके विरुद्ध में आदेश पारित हो जाता है। चौथा पॉइंट इसमें यह बताती है कि पति जो है पूर्ण रूप से सक्षम है। और पति की आय के साथ साथ उसके परिवार वाले, उसके पिता वगैरह की संपत्ति का भी ब्यौरा लिख देती है। आदेश हो जाता है आपके विरुद्ध में। आदेश होने के बाद में क्या करते हैं कि 2-3-4 महीने का इकट्ठा किया जाता है मेंटेनेंस। उसके बाद में 125(3) की रिकवरी फाइल कर दी जाती है, एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया जाता है उस आदेश को बता। अब एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है। अब क्या करना चाहिए, जो मेरा मानना है, जिस तरीके से हम काम करते हैं। अब एग्जीक्यूशन 125(3) का आ गया। जैसे ही 125(3) का एग्जीक्यूशन फाइल होगा तो मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कारण बताओ नोटिस विपक्षी यानी पति को जारी करने का आदेश पारित करते हैं, और उसमें ये लिखते हैं कि 7 दिन के अंदर पैरवी की जाए उस नोटिस को भेजने के लिए। अब ये कारण बताओ नोटिस आना चाहिए हमारे पास, लेकिन कभी कभार क्या है, ये कारण बताओ नोटिस ना तो पैरवी की जाती है समय सीमा के अंदर और ना ही हमें मिल पाता है। अगली डेट में क्या होता है कि रिकवरी वारंट जारी करा दिए जाते हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको ये चीजें बता रहा हूं कि सीआरपीसी 125(3)
में कोई एग्जीक्यूशन फाइल हो गया और उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 1 हफ्ते में पैरवी का टाइम दिया गया, समय दिया गया, किसको? जो एग्जीक्यूशन फाइल कर रही होती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 125(3) के ऑर्डर में जो कारण बताओ नोटिस का जो आदेश किया गया है उसमें 1 हफ्ते के अंदर पैरवी की गई है या नहीं की गई है। और ये कैसे पता चलेगा? जो आपकी जो फाइल होगी उस फाइल में एक तलवाना लगा होगा, उल्टी टिकट लगी होगी उसमें, जो कि नोटिस के लिए फीस होती है अदालत की। ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा कि ये हो जाने के बाद आपको ये देखना है कि आपको नोटिस मिला है या नहीं मिला है, और नोटिस आया है तो किस माध्यम से आया है ये तलवाने में आपको पता चल जाएगा। पुलिस के मार्फत भेजा गया है नोटिस या डाक के मार्फत भेजा गया है। अगर डाक के मार्फत अगर भेजा गया होगा तो उसमें डाक की स्लिप लगी होगी। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अरे छोटो यार ये तो बातें हैं, आप एपीआर तो हो ही गए हैं, क्या करोगे। अगर 7 दिन के अंदर अगर कारण बताओ नोटिस भेजने के लिए अगर पैरवी नहीं की गई है तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना इसी जगह हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि अगर आपको नोटिस नहीं मिलता है और आपके खिलाफ में रिकवरी वारंट अगर डायरेक्ट जारी कर दिए जाते हैं तो साफ तौर पर जो कारण बताओ नोटिस जो है उसको छिपाकर गलत तरीके से रिकवरी वारंट निकालने पर यह धोखाधड़ी का मामला स्पष्ट तरीके से बन जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वो ऑर्डर शीट निकालनी पड़ेगी, तलवाना की टिकट निकालनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। आपको उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब रिकवरी वारंट जब जारी किए गए हैं तो रिकवरी वारंट जारी कराने के लिए क्या आपकी पत्नी द्वारा माननीय न्यायालय में कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है कि साहब आपने फला फला दिनांक को ये कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया था और नोटिस के ब्याह में ये सम्मन भेजा गया, उसकी कोर्ट फीस हमने अदा कर दी है और विपक्षी यानी जो पति है वो जानबूझकर न्यायालय में नहीं आ रहा है और भरण पोषण देने से बच रहा है, इसलिए इसके रिकवरी वारंट जारी किए जाए। क्या इस तरीके का कोई भी प्रार्थना पत्र आपकी पत्नी ने दाखिल किया है या नहीं किया है? अगर दाखिल किया है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हैं। वो भी एक धोखाधड़ी का कारण बनेगा यदि आपको कारण बताओ नोटिस नहीं मिलता है तो। तीसरा कि रिकवरी वारंट जो है ना, रिकवरी वारंट जो है वो किसके लिए भेजा गया है? पुलिस के लिए भेजा गया है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि सीआरपीसी 125(3) के तहत में ये ऑर्डर को कॉम्प्लाइंस किया जाता है, ना कि डायरेक्टली 128 के तहत में, क्योंकि 125(3) में सारे टर्म्स और कंडीशंस दिए हुए हैं कि रिकवरी वारंट कब निकल सकते हैं। अगर पति ऑफर करता है कि मेरे साथ में रहो आके, अगर पत्नी बिना किसी कारण के डिजर्ट कर रही है, बिना किसी कारण के साथ नहीं रह रही, अगर एडल्टरी में है या जुडिशियल सेपरेशन में है तो वो भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। तो ये सारे एक आपत्ति के पार्ट हो सकते हैं। अब बिना किसी कारण के अलग रह रही है, ये कैसे साबित करना है? बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इसके लिए वो एक कॉज देती है कि मेरे से मारा पीटा, परेशान किया, दहेज मांगा, ये किया, वो किया, फलाना किया, 50 तरीके की चीजें वो लिखती है। लेकिन लिख देती है कि साहब दहेज के लिए दूसरी शादी करना चाहते, दूसरी शादी करने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि इससे बढ़िया तुम्हें दूसरी शादी में दहेज मिल जाएगा फलाना। तो ये दूसरी शादी करने की जो बात है ना वो उसको साबित करनी पड़ेगी। अगर ये साबित नहीं कर पाती है तो वो बिना किसी कारण के परित्याग माना जाएगा। तीसरा कि ये जो रिकवरी वारंट जारी किए गए हैं कि ये पुलिस के थ्रू रिकवरी वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन जब रिकवरी वारंट जारी किए जा रहे हैं उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी पत्नी ने माननीय न्यायालय में इस रिकवरी को लेने के लिए कोई 421 सीआरपीसी के तहत में प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि 421 स्पष्ट तरीके से कहता है लेवी ऑफ अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट आपने क्लेम किया है ना उस पर जुर्माना लगाया जाना बहुत जरूरी है। जुर्माना 500 से 1000 रुपए के बीच में ही हो सकता है। अगर ये जुर्माना नहीं लगाया गया है तो रिकवरी वारंट जारी नहीं किए जा सकते। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर 1 लाख रुपए की अगर वसूली बन रही है
तो वारंट तो 1 लाख रुपए का ही आएगा, लेकिन ऊपर कभी कभी लिखा होता 421 सीआरपीसी के तहत जारी पुलिस को वारंट। ये भी गलत है। तो यहां वारंट जो है ना वो निष्क्रिय किया जा सकता है। और मैं पहले अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि पुलिस को धन वसूली करने का अधिकार नहीं है, ये सिविल कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकती। 125(3) से कनेक्टेड है 128, क्योंकि 125(3) के बिहाफ में टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही 128 का कॉम्प्लायंस जो है ना संबंधित जिला अधिकारी के लिए होगा। अभी एक हाल में एक मामला आया, अदालत ने वसूली करने के लिए उसमें लिखा एसपी या एसएसपी के माध्यम से वसूली वारंट तामील कराया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं खोला कि एसएसपी और एसपी किस जिले के एसएसपी हैं, कौन से एसएसपी हैं। जबकि थाना क्षेत्र जो है वो बाद में वो उस जिले का लगता है जिस जगह के थाने का नाम उसने अपने वाद में लिखा था, संबंधित थाना लिखा जाता है। ये स्पष्ट नहीं किया अदालत ने कि किस जिले के एसपी, लेकिन तामीली करवा दी जाती है कौन, अगर लड़का दिल्ली में रह रहा है ना पति, तो वहां के कमिश्नर के लिए। तो यहां तो स्पष्ट किया ही नहीं है कि कौन से कमिश्नर को भेजना, तो यहां पे भी एक वसूली वारंट गलत हो जाता है। ऑर्डर शीट में स्पष्ट ही नहीं है, लेकिन तामीली कराई जा रही है दिल्ली कमिश्नर के लिए। तो यहां पे भी ये वसूली वारंट गलत हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपत्ति कैसे देनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपत्ति अपने हाथ से बना लेते हैं, उल्टा सीधा लिख लेते हैं, कुछ भी वो कहानी लिख लेते हैं, उसमें आपत्ति में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ढूंढ ढूंढ के लगा देते हैं, लिख देते हैं, और आपत्ति के साथ में आप एफिडेविट भी दाखिल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जजमेंट्स अगर आपको देने हैं तो आप अलग से भी दे सकते हैं, फेरिस्त के साथ भी दे सकते हैं। जजमेंट के सपोर्ट में जो भी जजमेंट आपने ऑनलाइन कॉपी किया है, नेट से कॉपी किया है, तो आपको उसका सोर्स बताते हुए उस जजमेंट का सोर्स मतलब किस सोर्स से आपने डाउनलोड किया है, और उसका सोर्स बताते हुए आपको एक एफिडेविट उसके सपोर्ट में देना पड़ेगा कि साहब इस सोर्स से हमने ये डाउनलोड किया है, ये जजमेंट है, और इसके समर्थन में अपना शपथ पत्र दे रहे हैं। ये अलग प्रोसीजर है। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी जजमेंट की कॉपी निकालते हैं और अदालत में जाके लगा देते हैं। ये गलत है, अगर आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि फोटो कॉपी कभी साक्ष्य में यूज नहीं की जा सकती। दूसरा कि जब आपत्ति आप दाखिल करते हैं तो आपत्ति में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट्स वगैरह लगा देते हैं, लिख देते हैं, आप सब कुछ आला माला कहानी सब लिख देते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिखते हैं जो आपसे मेन चीज पूछी गई, कारण बताओ कि आखिर में आप भरण पोषण क्यों नहीं देना चाहते हैं। रिकवरी आ जाती है आपके पास, पुलिस चक्कर लगाने लगती है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि भैया ये जो कह रही है ना कि हमने कई बार प्रयास किया घर बसाने, ये मेंटेनेंस का केस फाइल करने के पहले, जैसा मेरा तरीका है काम करने का, मेंटेनेंस का परिवाद दाखिल करने से पहले इसने कोई ऐसा नोटिस नहीं भेजा वकील के थ्रू या स्वयं कि उसे पैसे की आवश्यकता है, इतने दिन से रह रही है, पहला ग्राउंड। दूसरा यह है कि कारण बताओ नोटिस में नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, जो तलवाना की जो टिकट लगाई गई है गलत तरीके से नोटिस छिपाया गया है, माननीय न्यायालय के साथ में धोखाधड़ी की गई है, रिकवरी वारंट के लिए कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है जो रिकवरी वारंट जारी कराने का अधिकार रखता हो, क्योंकि कोई भी मजिस्ट्रेट स्वतः से कुछ नहीं करेगा, फाइल में सो मोटो नहीं ले सकता अगर तो पार्टियों के बीच में चल रहा है। तो अपने न्यायिक विवेक का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जब तक पर्याप्त तामीला नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती इस तरीके से। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा कारण है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाया है कि दूसरी शादी करने को विवश किया जा रहा था कि दूसरी शादी कर लेंगे उसमें दहेज अच्छा मिलेगा, फलाना ढिकाना मार बवाल, इस पे भी आपको ऑब्जेक्शन देना है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इस तरीके से कोई प्रताड़ित किया गया था, ना परेशान किया गया था, बिना किसी कारण के अलग रह रही है।
और ना ही इसने पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दिया जिससे कि ये साबित हो कि हमने इसको दूसरी शादी करने के लिए प्रताड़ित किया। ये चीज है, पहले समझ लेना, समझने के बाद ही अप्लाई करना। हो सकता है कि इस आपत्ति के आधार पर मजिस्ट्रेट आपकी आपत्ति को कैंसिल कर दे। कोई बात नहीं, बहुत सही, हम यही चाहते हैं। अगर आपकी आपत्ति अगर कैंसिल हो जाती है लीगल पॉइंट्स पे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो बाकी रह गए हैं, अगर इनके आधार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बताना संभव नहीं है, अगर आपकी आपत्ति अगर कोर्ट द्वारा नहीं सुनी जाती है या कैंसिल कर दी जाती है तो आपको क्या करना है, तुरंत हाई कोर्ट का मूव करना है। वहां पे 100% नहीं कह सकता मैं, 80% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर रिकवरी खारिज नहीं होगी तो स्टे आपको जरूर मिल जाएगा उस पर स्टे का मतलब है कि साफ तरीके से जो नीचे की जो अदालत जो कार्रवाई की है वो गलत कार्रवाई की है, तभी ऊपरी अदालत ने इस पे स्टे जारी किया है। आप इसका सीधा क्लू ले सकते हैं और उसके आधार पे ही जो आपका 125 का जो आदेश पारित हुआ है ना, उसको भी आप कैंसिलेशन के लिए दे जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आपत्ति में हमें देनी पड़ती है। इसमें हमें ये दिखाना पड़ता है कि हम भरण पोषण क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पलटवार करना पड़ेगा कि भैया ये तो न्यायालय के साथ ही धोखाधड़ी कर रही है, कपट पूर्वक तो इसने आदेश प्राप्त किया है। और जो सक्षम दिखाया गया है ना, वो अभी उसने साबित नहीं किया और न्यायालय अपने आदेश में लिख देती है कि पति की आय के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, पत्रावली पे दाखिल नहीं है। तो अभी आपको उसने सक्षम साबित नहीं किया कि आप सक्षम है या नहीं है। और मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बता दूं कि पति के पिता की संपत्ति से या उनकी आय से कोई भी पत्नी भरण पोषण नहीं ले सकती। इसलिए जो आपके पिता के संबंध में जो उनकी संपत्ति, उनकी आय का जो ब्यौरा दिया है, आप उस पर भी एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये जो मेंटेनेंस का जो केस फाइल किया गया है पति पत्नी के बीच में किया गया है, यहां पति का सक्षम होना ना होना ये डिपेंड करता है। तो हालांकि अदालतें जो हैं वो मेंटेनेंस का आदेश करती हैं, हर अदालत लगभग करती है, लेकिन जब आप एजुकेशन में सही तरीके से जब आप फाइट करेंगे, थोड़ा लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपने देख लिया और सब कुछ हो गया आपका, और तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है तभी आप कुछ पा सकते हैं। कैंसिल हो सकती है आपत्ति, कैंसिल होगी तो उसका कारण दिया जाएगा और उसको आप ऊपर चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें ताकि कि आप हमारे संपर्क में रहें। धन्यवाद।